एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को फिर से स्वागत है आपका इस सेशन में जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, उसकी एक सीरीज पढ़ रहे हैं जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज है, मतलब ए टू जेड। इसका मतलब है सबसे पहले हमने वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े जो ए लेटर से थे, फिर बी लेटर से स्टार्ट होने वाले, फिर सी लेटर से शुरुआत करने वाले, इसी तरह से एंड सो ऑन। और लास्ट टाइम हमने जी लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ा था। तो आइए जानते हैं कि क्या आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस का हम पार्ट 6 कवर करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 5 तक कवर किया था, जिसमें हमने जो इडियम्स एंड फ्रेजेस जी लेटर से स्टार्ट होते हैं उन तक हमने कवर किए थे। आज के इस सेशन में, इन दिस सेशन वी विल लर्न इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्टिंग विद एच। मतलब जी वाली जो सीरीज है वो हमारी फिनिश हो चुकी है। अब क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, तो भाई जी के बाद आता है एच। ओके, इट्स का मतलब है एच फॉर हैन। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, एच फॉर हैन, यस। तो वही एच फॉर हैन, मतलब एच वाले, एच लेटर से शुरुआत करने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम फिर उसके बाद इडियम्स स्टार्टिंग विद लेटर आई, मतलब एच और आई से शुरुआत करने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से इडियम्स एंड फ्रेजेस की। हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरों को समझ रहे हैं, साथ ही साथ हम उनके मीनिंग्स को, उनके अर्थ को समझ रहे हैं और उनका प्रयोग समझ रहे हैं कि उन इडियम्स एंड फ्रेजेस का हम वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, अपने सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए जय श्री गणेश करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले आप देखेंगे इडियम्स स्टार्टिंग विद लेटर एच। तो एच लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये 251 मतलब 251 वे इडियम से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला इडियम हमारे पास आ जाता है हॉलमार्क। आप कभी भी अगर ज्वेलरी परचेज करने जाएं या कोई एक ऐसा कोई भी एक मतलब कोई भी एक ऐसा गुड्स है या फिर कोई भी एक ऐसा आइटम है या फिर कोई भी एक ऐसा एक ऐसी थिंग है जिसपे आपने देखा होगा कि यहाँ पर हॉलमार्क की रिक्वायरमेंट है। हॉलमार्क मतलब जो बताता है कि ये जो चीज आपने खरीदी है ये 100% मतलब आप कह सकते हैं कि शुद्ध है। मतलब जैसे आपने सोना खरीदा है ना, हम पहले गोल्ड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपने गोल्ड की कोई ज्वेलरी ली, ओके। तो अगर आप ज्वेलरी लेते हैं, सपोज आपने एक रिंग ली, ओके, यू हैव परचेज्ड अ रिंग ऑफ गोल्ड, ओके। अब ये रिंग ऑब्वियसली एक्यूरेटली गोल्ड की बनी है या नहीं। जैसे आप देखते हैं कि 24 कैरेट का गोल्ड होता है, ठीक है। तो 24 कैरेट में ही ये बनी है या नहीं, इसकी शुद्धिकरण कौन करेगा, ये कौन बताएगा। तो उसके लिए हॉलमार्क एक ऐसा साइन होता है, मतलब एक आप कह सकते हैं ये एक ऐसी आइडेंटिटी है कि जो भी आपने लिया है दैट इज एक्यूरेट, दैट इज आप कह सकते हैं कि वो करेक्ट है या फिर वो ओरिजिनल है। ओके, मतलब जितना कंटेंट उसमें बता रखा है उतना ही कंटेंट उसमें कंटेंट है या फिर धारण है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाता है उत्कृष्टता की निशानी। मतलब जो चीज आपने ली है वो बिल्कुल उत्कृष्ट है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल प्योर है। आप ये कह सकते हैं कि जब हमको गोल्ड की प्योरिटी नापनी हो, है ना, व्हेन वी हैव टू मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, कि इसमें कितना गोल्ड है, उसकी क्या प्योरिटी है, तो इसका जो एक एविडेंस हमको मिलता है वो इस हॉलमार्क से मिलता है। दैट इज अ काइंड ऑफ साइन। ये एक तरह से सिंबल है, ये एक तरह से साइन है जो हमको बताता है कि जो हमने चीज ली है दैट इज एग्जैक्टली प्योर, वो एकदम प्योर है। ओके, इसका सेंटेंस लिख देते हैं। ही इज जनरली अ गुड पेंटर, वो एक गुड पेंटर है। बट बाटिक पेंटिंग, बाटिक एक तरह की पेंटिंग होती है, एक तरह की आर्ट होती है जो बहुत ट्रेडिशनल पेंटिंग है, जिसमें आपने देखा होगा कि वैक्स, जो वैक्स होता है मतलब मोम वगैरह रहता है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसमें ड्राइंग की जाती है तो उसकी आउटलाइंस होती हैं वैक्स से, फिर उसको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में, एंड इस तरह से बाटिक पेंटिंग बनती है। आप कभी सर्च करना बाटिक पेंटिंग के बारे में, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स इससे बनाई जाती हैं। इज वन ऑफ हिज हॉलमार्क्स, मतलब वो उसका एक हॉलमार्क है। आप कह सकते हैं कि वो उसका एक ऐसा मतलब एक आप कह सकते हैं कि बाटिक पेंटिंग उनके लिए एक ऐसा है, बिल्कुल जैसे कि आप पेटेंट ले लीजिए, ठीक है, कि मतलब वो उनका एक हॉलमार्क है। मतलब जब भी वो बनाते हैं तो बाटिक पेंटिंग वो बहुत अच्छी बनाते हैं, या वो उनका एक कहते हैं ना कि जैसे एक मुख्य मुख्य जो एक सोर्स है या मुख्य जो एक उनका आइटम है वो क्या है, बाटिक पेंटिंग है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मतलब वो इस नेम से फेमस है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर। नेक्स्ट ईडियम आ जाता है हैमर एंड टोंग्स। अब देखिए अगर मैं इंडिविजुअली इन वर्ड्स की बात करूं तो आप जानते हैं कि हैमर एक टूल है ना। हैमर किसको बोलते हैं? जो हथौड़ा होता है ना। आपने देखा होगा हथौड़ा, तो उसको हैमर बोला जाता है। एंड टोंग्स, टोंग्स बोला जाता है। घर में भी ये आपके यूज होता है, जिसे चिमटा बोला जाता है। आपने देखा होगा चपाती सेकने के लिए, रोटी सेकने के लिए हम लोग चिमटे का प्रयोग करते हैं, तो वही टोंग्स होते हैं, है ना। तो हैमर एंड टोंग्स, और जितनी भी आप जो हाउसवाइफ्स हैं वो तो इस शब्द से बहुत ज्यादा रूबरू होंगी कि उन्होंने जानते हैं कि वो लोग टोंग्स क्या होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग, लेकिन ये एक ईडियम है, यहाँ पर हम इंडिविजुअल वर्ड्स की बात नहीं कर रहे दोस्तों। मुहावरे की खासियत ये होती है कि ये वर्ड कुछ और होता है और इसका अर्थ कुछ और ही हो जाता है ना। तो हैमर एंड टोंग्स का मतलब है बड़े जोर जोर से। अब हैमर से आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? आप हैमर से किसी चीज पर अगर स्ट्राइक करोगे तो बहुत जोर जोर से उस पर स्ट्राइक करोगे, है ना, या वो बहुत जोर से लगेगा। अगर किसी के लगा तो बहुत जोर जोर से, तो है ना। तो हैमर से क्या होगा? बड़े जोर जोर से। तो इसका हैमर एंड टोंग्स का मीनिंग क्या होता है? बड़े जोर जोर से। सेंटेंस में देख सकते हैं कैसे यूज करेंगे। द ऑपोजिशन वेंट फॉर द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज हैमर एंड टोंग्स। ओके, मतलब जो ऑपोजिशन है उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज को बड़े जोर जोर से आप कह सकते हैं कि उनको क्रिटिसाइज किया। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है हैंग बाय अ थ्रेड। अब खुद सोचिए, हैंग का मतलब लटकना, और किसकी हेल्प से? थ्रेड कहते हैं धागे को। अब धागे पर लटकना, अब इसका मीनिंग क्या होगा? थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पर तो एक लॉजिक है भाई। अगर आप किसी भारी चीज को आप धागे से लटकाएंगे तो क्या वो वीक नहीं रहेगा? यस, वो बहुत कमजोर रहेगा। तो इसका अर्थ होता है बहुत नाजुक स्थिति में होना। मतलब अगर आपने किसी चीज को थ्रेड से, धागे से टांगा है, तो वो बड़ी नाजुक स्थिति में है, क्योंकि वो धागा कभी भी टूट सकता है उस आइटम के वेट से। ओके, जो चीज आपने उस पर हैंग की है, तो बहुत नाजुक स्थिति में होना। अब जैसे आप इसे कह सकते हैं कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस हो, वेरी सीरियस, इन अ वेरी सीरियस कंडीशन। हम यहाँ पर सीरियस कंडीशन बोलेंगे, जिसे आप बोलते हैं सीरियस का मतलब यहाँ स्ट्रिक्ट होने से नहीं है। इन अ वेरी सीरियस कंडीशन मतलब उसकी हालत बहुत गंभीर है ना। जैसे हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बहुत गंभीर है, तो उसमें हम बोल सकते हैं हैंग बाय अ थ्रेड। ओके, ये परिस्थितियां भी नाजुक होती हैं, तो जरूरी नहीं है आप पर्सन के लिए यूज करें, परिस्थितियों के लिए भी इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं। नरेश हैज बीन बेडली इंजर्ड, ओके, इन द ट्रेन एक्सीडेंट। नरेश ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, मतलब बेडली इंजर्ड। इसमें ट्रेन एक्सीडेंट में मतलब उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बहुत सीरियसली इंजर्ड है। एंड ही इज स्टिल हैंगिंग बाय अ थ्रेड, मतलब अभी भी उनकी जो स्थिति है वो बेहद नाजुक है, ठीक है। मतलब वो अपनी, आप कह सकते हैं कि अपने जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, तो हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ओके, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस का या इस ईडियम का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे और भी बहुत सारी जगहों में प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर परिस्थितियां नाजुक हों, एक इंसान की कंडीशन नाजुक हो, या कोई भी चीज जब हम बोलना चाहते हैं कि बहुत नाजुक स्थिति में होना, तब हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इडियम पे। अब ये नेक्स्ट मुहावरा है हैंग फायर। अब फायर की बात हो रही है भैया, इसका मतलब है देर होना। ओके, तो आपको जब देर हो रही हो तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? हैंग फायर। आप कैसे बोल सकते हैं? दिस मैटर हैड बीन हैंगिंग फायर फॉर मोर देन अ मंथ, मतलब इसे बहुत ज्यादा देर लग रही है, इस मैटर को सॉल्व होने में 1 मंथ से भी ज्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट इडियम है हार्ड बॉइल्ड। इसका मीनिंग होता है व्यवसाय के आगे भावना की कीमत ना रखना। मतलब आप अपने बिजनेस में या अपने जो भी प्रोफेशन है उसमें इतने ज्यादा बिजी हो जाएं कि आपको इमोशंस की कोई फिक्र ही ना हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिसमें उन्हें सिर्फ बिजनेस दिखता है कि हाँ उनका रुपए उससे मिलेंगे, बट वो ये भूल जाते हैं कि इसमें किसी की भावनाओं को कितना आहत हो सकता है, या ये किसी के लिए गलत भी हो सकते हैं। तो कभी कभी लोग इतना इलीगल वर्क करते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि लोगों का इससे क्या नुकसान होगा, उन्हें इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रग बिजनेस की बात करें तो दैट इज वो सबसे ज्यादा गलत है। उसमें इमोशंस की कोई कीमत नहीं समझता, बट देयर इज वैल्यू ऑफ ओनली मनी एंड मॉनिटरी। तो
ही इज अ हार्ड बॉइल्ड बिजनेसमैन। ओके, मतलब वो इस तरह का बिजनेसमैन है कि उसे भावना की कोई कीमत नहीं रखना, मतलब इमोशंस की कोई कदर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में लगा रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं और फैमिली को अपनी महत्व नहीं देते हैं या फैमिली को टाइम नहीं देते हैं। तो उसे आप बोल सकते हैं हार्ड बॉइल्ड बिजनेसमैन। ओके, तो नेक्स्ट इडियम हो जाता है हार्ड ऑफ हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनना, है ना, और हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में मुश्किल होना। तो आप बोल सकते हैं कुछ हद तक बहरा, मतलब जैसे कहते हैं ना कुछ लोग जो ऊंचा सुनते हैं, है ना, जो डेफ तो नहीं होते बट हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब वो सुनते ऊंचा है या उनको जोर से ही बोलना पड़ता है तभी वो सुन पाते हैं, क्योंकि उनकी सुनने की शक्ति जो होती है वो बहुत कम होती है ना। तो यू विल हैव टू स्पीक अ लिटिल लाउडर, आपको थोड़ा तेज बोलना होगा। एज मिस्टर राव इज हार्ड ऑफ हियरिंग, क्योंकि जो मिस्टर राव हैं वो हार्ड ऑफ हियरिंग है, मतलब वो कुछ हद तक बहरे हैं या आप कह सकते हैं कि वे ऊंचा सुनते हैं। तो उनके लिए हम लोग बोल सकते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। तो जिनको बोला जाता है ना कि भाई वह बहुत ऊंचा सुनते हैं, तो वो कौन होते हैं? हार्ड ऑफ हियरिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। नेक्स्ट इडियम हो जाता है हमारा हार्ड अप। ओके, तो इसका मीनिंग हो जाता है रुपयों की तंगी होना। जब किसी के पास रुपयों की तंगी हो, रुपयों की प्रॉब्लम हो, तो उसको बोला जाता है हार्ड अप। और सेंटेंस होगा एवर सिंस ही हैज लेफ्ट हिज जॉब ही हैज बीन क्वाइट हार्ड अप। जब से उसने अपनी जॉब को छोड़ा है वो हार्ड अप हो गया है, मतलब उसके पास रुपयों की तंगी आ गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है हॉल ओवर द कोल्स। इसका मीनिंग हो जाता है कोसना। आप जब हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है किसी को कोसना, क्रिटिसाइज करना, भर्त्सना करना, मतलब किसी की बुराई करना, है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ओके, टू क्रिटिसाइज समवन। ओके, तो टू क्रिटिसाइज समवन। ओके, इट इज क्रिटिसाइज। लेट मी रेक्टिफाई द स्पेलिंग हियर। क्रिटिसाइज। ओके, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को कोसना, किसी की भर्त्सना करना या फिर किसी की बुराई करना, किसी को बुरा भला कहना। तो the boss hauled him over the coals for his insubordination. ओके, तो उन्होंने बॉस ने क्या करा, उसको क्रिटिसाइज किया, उसको कोसा, इसके लिए उसकी इनसबॉर्डिनेशन, मतलब जो ठीक से उसने कोऑर्डिनेट नहीं किया सबॉर्डिनेट्स एंड जूनियर के रिलेशनशिप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इडियम है हैव अ ब्रश विद। थोड़ा सा अजीब है पढ़ने में बट दिस इज जस्ट एन इडियम। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्ड लिखे हैं या जो सेंटेंस लिखा है उसका इडियम जो है बनता है, मतलब जो ये इडियम है इसका मीनिंग कुछ और होता है, लिखा हुआ कुछ और होता है। तो मीनिंग है थोड़ी सी अनबन होना। तो हैव अ ब्रश विद मतलब थोड़ी सी अनबन होना, है ना। Our union's president had a brush with the general secretary in the meeting last week. अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक साथ ब्रश किया, नो नॉट एट ऑल। इट इज लाइक इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा और मीनिंग क्या हो जाता है, थोड़ी सी अनबन हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना। ठीक है, तो हमारे जो यूनियन के प्रेसिडेंट हैं had a brush with the general secretary in the meeting last week. तो उनकी जनरल सेक्रेटरी के साथ लास्ट वीक की मीटिंग में अनबन हो गई। ओके, तो दैट इज नोन एज हैव अ ब्रश विद। नाउ नेक्स्ट इडियम है हैव अ फिंगर इन द पाई। इसका मतलब होता है किसी चीज में हिस्सा होना। पाई मतलब मिठाई और उसमें अपने फिंगर होना, मतलब उसमें अपना हिस्सा होना। ओके, तो व्हाई शुड यू बी सो इंटरेस्टेड इन व्हाट ही इज बीइंग पेड। तुम्हें क्यों इंटरेस्ट है उसे जो भी पे किया जा रहा है उसमें। डू यू हैव फिंगर इन द पाई, क्या तुम्हारा कोई हिस्सा है उसमें? नहीं, फिर तुम्हें क्यों इंटरेस्ट है? तो दिस इज क्वेश्चन, आप कह सकते हैं एक सटायर है, ये सटायर नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है कि भाई तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट हो रहा है उसके हिस्से में, तुम्हारा कौन सा उसमें हिस्सा है। दिस इज जस्ट लाइक दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। तो नेक्स्ट इडियम है हमारा हैव अ माइंड। बड़ा अच्छा सा ये इडियम है, इसका मतलब होता है राजी है। तो अगर आप कह सकते हैं ही हैज अ माइंड, इसका मतलब वो राजी है। ओके, मतलब वो बिल्कुल सहमत है हमारी बात से, उसका भी दिल कर रहा है। ओके, ही कैन बी वेरी फनी इफ ही हैज अ माइंड। वो भी बहुत फनी हो सकता है, जब उसका मन करता है तो वो बहुत ज्यादा फनी होता है। ठीक है, मतलब बहुत मजाक करता है। तो इफ ही हैज अ माइंड, तो यहाँ पर हैव अ माइंड ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, आप इसे बहुत जगहों पर यूज कर सकते हैं। आज ही इस इडियम को कई जगह पर अपने वार्तालाप में आप यूज करना, आप देखिएगा आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अपने फ्रेंड से पूछना कि भाई चलो चलेंगे घूमने, और वो कहेगा यस आई विल, तो आप बोलना कि ओके यू हैव अ माइंड, इसका मतलब आप राजी हो गए हो,
आपका भी दिल कर रहा है चलने का। ओके, तो आप इस हैव अ माइंड फ्रेज को जगह जगह पर यूज करना, यू विल डेफिनेटली गेट दिस इन योर माइंड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इडियम है हैव अ थिंग एट वंस फिंगर टिप्स। अब आपने सुना होगा बहुत बार, ये तो मेरे फिंगर टिप्स पर है। मतलब जैसे हम लोग बोलते थे ना बचपन में, जब हम क्वेश्चंस लर्न करते थे, तो मम्मी बोलती थी कि भाई आज एग्जाम में क्या क्या आएगा तुम्हें पता है, तो कि हाँ ये तो मेरे फिंगर टिप्स पर है। फिंगर टिप्स पर मतलब रटा हुआ है अच्छे से। तो पूर्णता ज्ञान होना, पूरी तरह से उसका ज्ञान है। तो ही हैज द मराठा हिस्ट्री एट हिज फिंगर टिप्स। एट हिज फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है, रटी हुई है। ठीक है, तो उंगलियों पर रटी हुई है, जैसे हिंदी में हम ऐसे भी बोलते हैं ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट है हैव एन इजी टाइम ऑफ इट। इसका मतलब होता है आराम होना। ओके, इजी टाइम होना मतलब आराम होना। As long as Mr. Rao was there as the manager, the staff had an easy time of it, but now things have changed. जब तक मिस्टर राव मैनेजर थे, जब तक स्टाफ बिल्कुल आराम से था। ओके, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट ईडियम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हैव अनदर गेस्ट कमिंग, मतलब गलत होना। ओके, if you think I'll be with you in this mischief, you have another guess coming. Okay, मतलब आपको कोई गलतफहमी है, आप गलत हो, ऐसा नहीं होगा। Idiom have been to, अब जैसे कहते हैं ना कि have been to मतलब कहीं जाना या कहीं पर विजिट होना, किसी स्थान को हो आना। मतलब अगर आप किसी स्थान पर जा चुके हैं तो आप कह सकते हैं have been to। Have you been to Mumbai? क्या तुम कभी मुंबई गए हो? तो have been to मतलब किसी स्थान को हो आना। तो हैव यू बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहां कभी गए हो? तो हैव यू बीन हम इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इडियम पे आ जाते हैं हैव क्लीन हैंड्स। क्लीन, अब ये क्लीन की बात हो रही है तो कुछ तो अच्छा होगा इसमें। इसका मतलब होता है निर्दोष पाना। जब कोई व्यक्ति निर्दोष हो तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं, हैव क्लीन हैंड्स। ओके, तो यू कांट सस्पेक्ट हिम ऑफ टेकिंग ब्राइबरी, आई एम श्योर हिज हैंड्स आर क्लीन। मुझे पूरा भरोसा है कि उसके हैंड्स क्लीन है। इसका मतलब यह है कि वो निर्दोष है। ओके, ओके, नेक्स्ट इडियम पे आ जाते हैं हैव इन हैंड। इसका मतलब है कोई काम हाथ में होना। व्हाट जॉब डू यू हैव इन हैंड एट प्रेजेंट, कि तुम इस वक्त क्या काम कर रहे हो। नेक्स्ट इडियम है हैव इट आउट विद। इसका मीनिंग होता है झगड़ा करना। आई एम श्योर ही हैज चीटेड मी एंड आई एम गोइंग टू हैव इट आउट विद हिम। हैव इट आउट विद हिम मींस झगड़ा करना। नेक्स्ट इडियम पढ़ लेते हैं हैव एन आई ऑन अ थिंग। किसी वस्तु पर दृष्टि रखना। तो हैव एन आई मतलब अपनी आई उस पर रखना। इसका मतलब है कि दृष्टि रखना, उस पर नजर रखना। बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, डोंट हैव एन आई ऑन अदर्स थिंग्स। लोगों की, दूसरे लोगों की चीजों पर अपनी दृष्टि ना रखें, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें। नेक्स्ट इडियम आ जाता है हैव वंस हैंड्स फुल। इसका मतलब होता है किसी काम में व्यस्त है। तो प्लीज डू नॉट आस्क मी टू डू एनीथिंग मोर, माई हैंड्स आर ऑलरेडी फुल, मतलब मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। अब इडियम हैव वंस हार्ट सेट ऑन। इसका मतलब होता है बहुत इच्छा रखना, किसी चीज की बहुत इच्छा रखना। एवर सिंस ही हैड हर्ड ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूएसए फ्रॉम हिज ब्रदर, ही हैज हिज हार्ट सेट ऑन गोइंग अब्रॉड। यहाँ पर हैज हिज हार्ट सेट ऑन गोइंग अब्रॉड। एवर सिंस ही हैड हर्ड ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूएसए, जब से उसने यूएसए के अकाउंट्स के बारे में सुना है, फ्रॉम हिज ब्रदर अपने ब्रदर से, ही हैज हिज हार्ट सेट ऑन गोइंग अब्रॉड, मतलब अब उसकी जब से बहुत इच्छा करती है कि वो अब्रॉड जाकर शिफ्ट हो जाए या अब्रॉड चला जाए। नेक्स्ट इडियम है हैव वंस वे, अपनी ही बात करना। हैव वंस वे मतलब सिर्फ अपने अपने बारे में ही बात करना। तो लिटिल चिल्ड्रन मस्ट हैव देयर वे इन एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट इडियम है हैव द राइट रिंग। ओके, हैव द राइट रिंग, रिंग की बात हो रही है, तो मीनिंग ठीक महसूस करना है ना। हैव द राइट रिंग का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि आप सही रिंग आपके पास होनी चाहिए, नो नो, नॉट एट ऑल और लाइक दैट। इसका मतलब है ठीक महसूस होना। तो द स्टेटमेंट्स स्पीच अबाउट द प्रॉब्लम हैड द राइट रिंग अबाउट इट। नेक्स्ट इडियम है हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। इसका मीनिंग होता है एक ही साथ अनेक काम करने की कोशिश करना। हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एक ही साथ, जैसे हम कहते हैं ना एक नाव, दो नाव में एक साथ पैर रखना, तो सेम उसी की तरह है ये, कि एक ही साथ अनेक काम करने की कोशिश करना, है ना। वो दो नाव में पाँव रखने का मतलब तो होता है कि दो कामों में एक साथ लगे रहना, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, मतलब बहुत सारे कामों को एक साथ हाथ में ले लेना। दैट इज
known as have too many irons in the fire. For example, beware of your health, breaking down under the strain of overwork. I think you have too many irons in the fire. क्योंकि ओवरवर्क की वजह से, बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में हो, और इसलिए अपनी हेल्थ के बारे में बिवेयर रहो, अटेंटिव रहो। नेक्स्ट इडियम पढ़ते हैं, हेल्प वन सेल्फ टू। इसका मीनिंग होता है स्वयं ले लेना। ओके, प्लीज हेल्प योर सेल्फ टू वॉट एवर यू वुड लाइक टू हैव। ओके, जैसे खाना जब हम शादी में जाते हैं तो हम अपने आप परोस के खाना खाते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है, हेल्प वन सेल्फ टू। ओके, हेल्प योर सेल्फ मतलब अगर आप किसी से कहें कि भाई खाना खुद लेकर खाइए, तो मतलब हेल्प योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट इडियम हो जाता है हैंड पैक्ड हस्बैंड। इसका मीनिंग होता है जोरू का गुलाम। आपने अक्सर सुना होगा जोरू का गुलाम, इवन एक मूवी भी देखी होगी जोरू का गुलाम। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है हैंड पैक्ड हस्बैंड। प्रकाश इज नोन अमंग हिज फ्रेंड्स एज एन हैंड पैक्ड हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट इडियम होता है हरक्यूलिन टास्क। हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। हरक्यूलिन एक कठिन को ही शो करेगा, तो बहुत कठिन कार्य। तो preparing such a big report in such a short time was indeed a Herculean task. Okay, next idiom पे आ जाते हैं। next idiom है hide one's light under a bushel. Okay, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है गुण छुपा कर रखना। one's light, अब लाइट का मतलब तो कुछ अच्छा हुआ, under a bushel मतलब अपना जो अपने टैलेंट है, तो hide your talent, आप कह सकते हैं हाइड टैलेंट, अपने टैलेंट को हाइड करना, है ना, या अपने जो भी आपके पास गॉड गिफ्ट है, या फिर जो आपकी सक्सेस है उसको हाइड करना, मतलब अपने बारे में जो भी आप कामयाबी है आपकी, आपका जो टैलेंट है, तो उसको ना बताना, कहते हैं ना छुपा टैलेंट, छुपा रुस्तम। तो इस टाइप का सेंटेंस, टू कीप सच अ लर्नेड मैन इन हिज प्रेजेंट ऑब्सक्योर पोजीशन इज लाइक हाइडिंग हिज लाइट अंडर अ बुशल। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हाई एंड लो, जिसका मीनिंग होता है सर्वत्र मतलब सब जगह। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, सब जगह या फिर एवरीवेयर। ठीक है, आप कह सकते हैं सब जगह या फिर एवरीवेयर। जैसे मैंने कहा मैं सब जगह घूम आई, लेकिन मैंने भारत जैसा सुंदर देश कहीं नहीं देखा, है ना। तो सेंटेंस, आई सर्च्ड फॉर माय पेन हाई एंड लो, मतलब मैंने अपने पेन को सब जगह देख लिया है, एवरीवेयर। बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ चीजें जो हम ढूंढ रहे होते हैं बट वो हमको कहीं नहीं मिलती, हम कहते हैं हम तो सब जगह देख ली, है ना। तो सब जगह मतलब सर्वत्र, सभी जगह, एवरीवेयर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है हाई फ्लोन स्टाइल। इसका मीनिंग होता है पांडित्यपूर्ण शैली। इसका मतलब है कि जब कोई बिल्कुल पूर्ण रूप से कोई बात कहता है, हाई फ्लोन स्टाइल मतलब उसका जो कार्य करने का तरीका वो इतना ऊंचा है, अपने आप को हाई फाई दिखाने वाला। ठीक है, टू शो ऑफ, या इतना हाई फाई दिखाना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, दैट इज नोन एज हाई फ्लोन स्टाइल। ओके, he has a high flown style which does not cater to masses, मतलब वो masses से भी बहुत ऊपर है क्योंकि उसका बहुत हाई फ्लोन स्टाइल है। ओके, नेक्स्ट इडियम है हाई लिविंग, ऐशो आराम की जिंदगी। ऐशो आराम की जिंदगी, many diseases are brought on by high living। बहुत सारे, अगर आप ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं तो बहुत सारे बीमारियां हैं जो आपको लग जाती हैं। जैसे अगर आप अपने बॉडी को बिल्कुल भी वर्क नहीं करने दोगे, बिल्कुल खाली बैठे रहोगे पूरे दिन और सिर्फ ऑर्डर चलाना कि भाई ये कर दो वो कर दो, आप अपनी बॉडी को जरा सा भी कष्ट नहीं दोगे, तो आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार बन जाओगे। बिकॉज आप ऐशो आराम की जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे आप कितने भी रिच क्यों ना हो जाएं, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट होती है। आप घर के काम ना करें तो आप एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, कोई और काम कर लें, बट डोंट बी एट लाइक हाई लिविंग, और या फिर इस तरह से ऐशो आराम की जिंदगी ना जिए कि आपको बीमारियां हो जाएं तरह तरह की। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है हाई नून। इसका मतलब है मध्याह्न, मतलब एट हाई नून, एट हाई नून ड्यूरिंग समर इन दिल्ली पीपल जनरली कीप इंडोर्स, मतलब बिल्कुल जो आप कहते हैं ना कि बिल्कुल दोपहर का जो टाइम है, बिल्कुल पीक वाला नून जो टाइम है, जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस टाइम में, तो जनरली क्या होता है, लोग दिल्ली में अपने घर के अंदर ही अंदर रहते हैं जब लू चल रही हो या जब बिल्कुल हाई नून। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ईडीएम है हाई टाइम। इसका मीनिंग होता है ठीक समय होना। देखिए, कभी भी अगर हम लिखते हैं इट इज हाई टाइम, इसका मतलब होता है सही समय का मौका होना। ठीक है, मतलब अब सही समय, ठीक है, यही समय है या यही वक्त है, हम बोलते हैं ना यही वक्त है, तो वही होता है हाई टाइम। इट इज हाई टाइम टू गेट अप।
मतलब अब बहुत हो गया, यही ठीक समय उठ जाने का। ओके, नेक्स्ट इडियम है हिट इट ऑफ। इसका मीनिंग होता है घुल मिल जाना। तो शी एंड हर हस्बैंड डू नॉट सीम टू हिट इट ऑफ। नेक्स्ट इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है सही बात कहना। ओके, द रिव्यूअर हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही रोट दैट द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ द बुक was author's ignorance of the subject। मतलब सही बात को कह देना। तो hit the nail on the head मतलब सही बात कहकर कुछ मुसीबत मोल ले लेना। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा होल्ड ऑन टू, मजबूती से पकड़े रहना। तो ये हो जाएगा he held on to the rope for fearing of fall। नेक्स्ट है होल्ड one's own। इसका मतलब है अपना स्थान जमा के रखना। ओके, विल यू बी एबल टू होल्ड योर ओन इन फ्रंट ऑफ ग्रेट प्लेयर लाइक हिम। क्या तुम अपने आप को, अपने स्थान को कायम रख पाओगे इतने बड़े प्लेयर के सामने। तो होल्ड वंस ओन मतलब क्या अपने आप को उस स्थान पर जमा रख पाओगे, मतलब आप रह पाओगे उस पे। ऐसा तो नहीं होगा कि हिल जाओ वहां से, नहीं। क्या आप अपने आप को बिल्कुल वहां पर बिल्कुल अपने आप को जमा कर रख पाओगे, मतलब उस पोजीशन पर रह पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और दूसरा विन कर जाए। क्या आप कायम रखोगे अपनी अपनी पोजीशन का, वो होता है होल्ड वंस ओन। नेक्स्ट इडियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है होल्ड होल्ड वंस टंग। इसका मतलब है खामोश रहना। अब भाई टंग मतलब जबान, अब जबान से हम लोग बोलते हैं, अगर उसी को आप पकड़ लेंगे मतलब आप खामोश रहेंगे। तो शी टॉक्ड सो मच दैट आई हैड टू आस्क हर टू होल्ड हर टंग। वो इतना बोलती थी कि मुझे कहना ही पड़ता था कि भाई अब चुप हो जाओ, ठीक है, अब खामोश रहना बिल्कुल। इडियम क्या है होल्ड आउट अगेन। इसका मीनिंग होता है प्रतिकार जारी रखना। जैसे ऑल्दो आवर फोर्स वाज स्मॉल वी हेल्ड आउट अगेंस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हस्बैंड्स वंस रिसोर्सेज। हस्बैंड वंस रिसोर्सेज किसी गाढ़े समय के लिए सामग्री बचा कर रखना। गाढ़े मतलब किसी बुरे वक्त के लिए। तो वी वर केयरफुल टू हस्बैंड आवर रिसोर्सेज फॉर आवर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट। ओके, मतलब जैसे पानी वगैरह को संभाल के रखते हैं ना जब डेजर्ट पे जाते हैं, तो अपने रिसोर्सेज को हमने संभाल के रखा हुआ था क्योंकि हमारी जर्नी हमें पता थी कि डेजर्ट के अक्रॉस है। नेक्स्ट इडियम है हुश मनी। इसका मीनिंग होता है रिश्वत मतलब ब्राइब। ओके, so to take bribe या bribe is actually hush money। A lot of hush money passed between the minister and his favorite business houses। Okay, कि बहुत सारा पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है मिनिस्टर के और उनके फेवरेट बिजनेस हाउस के बीच में। ओके, नेक्स्ट इडियम है आइडल कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग होता है झूठी प्रशंसा ना। आइडल का मतलब झूठी या फिर खाली बैठी हो, तो झूठी प्रशंसा। Although he praised my work, yet I knew it was an idle compliment। नेक्स्ट इडियम है इन अ बेड वे, मीनिंग स्वास्थ्य चिंताजनक होना। और इसका सेंटेंस है राजीव हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे एंड नाउ ही इज इन अ हैंड वे। ओके, मतलब स्वास्थ्य चिंताजनक है। इडियम है नेक्स्ट इन अ बॉडी, मीनिंग सब मिलाकर। इसे लिख सकते हैं द बॉयज वेंट इन अ बॉडी to the headmaster to request him to declare a holiday on account of their winning a cricket match। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है इन अ फेयर वे। इसका मीनिंग है अच्छी संभावना होना। द डॉक्टर थिंक्स दैट रमेश इज इन अ फेयर वे टू रिकवरी। अच्छी संभावना होना मतलब जैसे इन अ फेयर वे, अगर मान लीजिए आप फेयर वे में हैं, मतलब हो सकता है कि आपकी एक अच्छी संभावना है कि हाँ ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन होना। ओके, नेक्स्ट इडियम आ जाता है इन अ फिक्स। इसका मतलब है दुविधा में पड़ना। ओके, सेंटेंस हो जाएगा आई कुड नॉट डिसाइड वेदर टू लीव और स्टे इन, आई वाज इन अ फिक्स मतलब कंफ्यूजन में था, मैं दुविधा में था या इन डिलेमा। ठीक है, इन डिलेमा, इट इज डिलेमा, TILE, जहां पर मतलब आप दुविधा में है, कंफ्यूजन में। नेक्स्ट इडियम हो जाता है इन अ मैस। इसका मीनिंग होता है संकट में पड़ना। मैस मतलब संकट में पड़ना। डू यू वर्क प्रॉपरली एल्स यू विल गेट इनटू अ मेस। मतलब अपना वर्क प्रॉपरली करो, अदरवाइज तुम क्या हो जाएगा, डू योर वर्क प्रॉपरली, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, मतलब संकट में पड़ जाओगे, मुसीबत में आ जाओगे। नेक्स्ट इडियम है इन अ पर्सन्स गुड बुक्स। गुड बुक्स मतलब उसके अच्छे अकाउंट्स में होना। इसका मतलब है कि उसकी नजरों में अच्छा होना, तो किसी का प्रिय होना। ठीक है, अगर आप किसी की गुड बुक्स में शामिल हैं मतलब आप उसके प्रिय हैं या फेवरेट हैं या लवेबल हैं।
तो राम इज अ ब्राइट बॉय एंड नेचुरली इन हिज टीचर्स गुड बुक्स, जहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव छाप होती है किसी के पास। नेक्स्ट इडियम है इन अ टेम्पर, मीनिंग है गुस्से में होना। सेंटेंस द बॉस सीम्स टू बी इन अ टेम्पर टुडे। द बॉस सीम्स टू बी इन अ टेम्पर टुडे, मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। नेक्स्ट इडियम है इन अ वर्ड, मीनिंग है संक्षेप में, मतलब बहुत ज्यादा ब्रीफ में। ओके, इन अ वर्ड ही डजंट केयर फॉर योर कंपनी। ओके, मतलब बहुत ब्रीफ में, ब्रीफली कहते हैं ना, बहुत छोटी सी एक्सप्लेनेशन में आप बताइए सारी बात। तो इन अ वर्ड मतलब बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत कम शब्दों में। तो इसका इन अ वर्ड मतलब अगर मैं सिर्फ संक्षेप में कहूँ, वैसे इसे संक्षिप्त होना चाहिए, इसका मीनिंग होना चाहिए संक्षिप्त। इसे संक्षिप्त। ओके, ये प है। तो संक्षिप्त में मतलब बहुत ज्यादा ब्रीफ में, छोटे में, कम शब्दों में, या आप इसे बोल सकते हैं कम शब्दों में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, तो आज के जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने पढ़ने थे वो यहीं तक थे। नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, याद हुए होंगे, और इनकी अब प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, सो दैट आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। जब तक के लिए थैंक्स टू यू, धन्यवाद।